चलिए दोस्तों, अधीनस्थ जो आयोग है, अधीनस्थ आयोग के द्वारा अभी तक जो एग्ज़ाम लिए जाते थे समूह गा वाले, ठीक है, समूह गा के जो एग्ज़ाम लिए जाते थे, अभी उसमें केवल एक ही चरण था, केवल एक ही परीक्षा देनी होती थी। आयोग ने एक नई रणनीति बनाई है जिसके तहत उन्होंने एक परीक्षा को, समूह गा की परीक्षाओं को दो भागों में बांट दिया है और दो भागों में बांटा गया है। उसे दो भागों में बांट करके उसने, चूंकि जो पहला स्तर उसने जो रखा है, ठीक है, और जो आगे आएगा वो दूसरा स्तर आएगा। जो पहले स्तर में आयोग ने जो सिलेबस दिया है, सिलेबस चूँकि आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, हम आपको केवल सिलेबस के साथ साथ में आपको कैसे आगे रणनीति बनानी है कि आपका पीटी जो है वो क्रॉस हो जाए। तो रणनीति आप कैसे बनाएंगे, सिलेबस के साथ साथ में कैसे आप स्टडी करेंगे, किस टॉपिक पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे और कैसे रणनीति बनाएंगे, वो वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। अभी हम आपको सिलेबस के रूप में वार्तालाप कर रहे हैं। तो चूंकि जो प्रारंभिक स्तर है, प्रारंभिक स्तर का जो पाठ्यक्रम आयोग ने जो दिया है उसके बारे में वार्तालाप करनी है। चूंकि द्विस्तरीय परीक्षा आयोग ने बना दी है। पहला चरण केवल पात्रता है। पहला चरण जो पात्रता होगा, इसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो इसके कोई मार्क्स वगैरह आपके जोड़े नहीं जाएंगे, केवल क्वालिफाई रखा जाएगा। और जो दूसरा वाला स्तर है, ये जो मुख्य परीक्षा के समान होगी, इसी के मार्क्स के आधार पर ही आप अंतिम रूप से चयनित किए जाएंगे। तो अभी चूंकि पहले स्तर का पाठ्यक्रम अभी दिया है आयोग ने, दूसरे स्तर का अभी नहीं दिया है। तो पहले चरण का जो पाठ्यक्रम है, आयोग ने सिलेबस बहुत ही अच्छा दिया है। इसे दो चरणों में से बांटा गया है, ठीक है। जैसे पहला चरण में, ठीक है, फर्स्ट स्तर में चूंकि पूरे सिलेबस को 15 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 15 भागों में बांटा है। 10 भाग प्रारंभ के हैं, ठीक है, 10 भाग ये पहले के हैं और 5 भाग लास्ट के हैं। 5 भाग लास्ट के हैं। जो पहले वाले जो 10 भाग हैं उनकी जो मार्किंग है उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक भाग को कितने मार्क्स से बांटा है? 5 नंबर में बांटा है या 5 अंक में बांटा है, ठीक है। और जो दूसरा वाला भाग है, ठीक है, ये जो दूसरा वाला भाग है जिसमें 5 भाग हैं, 5 भाग में जो मार्क्स दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं? वो 10 अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो कितने भागों में है? 15 भागों में पूरे सिलेबस को बांटा है। 10 भाग जो हैं वो 5-5 अंक के हैं। जो 5 भाग हैं लास्ट वाले वो 10-10 अंक के हैं, ठीक है। यानी कि 50 मार्क्स यहाँ होते हैं और 50 मार्क्स यहाँ होते हैं। टोटल करके कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन में एक एक नंबर का एक एक प्रश्न होगा, ठीक है। तो ये चूंकि ये भाग हैं, अब पहले यहाँ बात कर लेते हैं जो इसके 5 भाग हैं। जो पहला भाग है, पहला भाग दिया गया है करंट का, दिया गया है। पहला भाग क्या है? करंट का दिया गया है, ये भी 10 नंबर का है। दूसरा भाग दिया गया है जनरल अवेयरनेस का, दिया गया है सामान्य जागरूकता का, दिया गया है, ये भी 10 नंबर का दिया गया है। हिंदी का जो गद्यांश है, हिंदी गद्यांश है, वो गद्यांश भी कितने? 2 गद्यांश आएंगे और 2 कितने के होंगे? 5-5 नंबर का एक होगा, 10 नंबर के गद्यांश होंगे। और जो चौथा जो पोर्शन दिया गया है, जो 5 भागों में से बांटा था, जो था उसमें ग्राफ बनाने को, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और जो लास्ट वाला है वो तालिका से संबंधित होगा। ये जो 5 पोर्शन है ये 10-10 अंक के हैं। करंट वाला पोर्शन है 10 अंक का है। जनरल अवेयरनेस है वो भी 10 अंक का है। हिंदी गद्यांश 2 आएंगे, 5-5 अंक के हैं। ग्राफ, ये चूंकि जो ग्राफ वाला पोर्शन है इसमें ये मैथ से संबंधित होगा, ये मैथ्स से जुड़ जाएगा, गणित से जुड़ जाएगा। और इस ग्राफ वाले में मुख्य जो होंगे, जो बेस आपका होगा, मैथ का बेस होगा, वो यहाँ पर लागू होगा। इसमें जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, स्टैटिक्स जो सांख्यिकी वाला पोर्शन है, सांख्यिकी वाले पोर्शन में विभिन्न प्रकार के डायग्राम आते हैं, ठीक है। डायग्राम के आधार पर ही आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो ग्राफ ये मैथ से जुड़ जाएगा, मुख्य रूप से किससे? स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो
जो भौगोलिक होते हैं, माध्यिका होती है, ठीक है, समानांतर माध्य, ये सब जो होंगे, स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन होगा, दोनों प्रकार के ग्राफ बने आएंगे। वृत्त वाले ग्राफ भी बने हो सकते हैं, ठीक है, पाईदंड वाले बने हो सकते हैं। तो वो डायग्राम के आधार पर ही आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये पोर्शन मैथ से जुड़ जाएगा। दूसरा पोर्शन ताल का है, तो ये जो पोर्शन होगा वो पूरा रीजनिंग से जुड़ जाएगा। ये रीजनिंग का पोर्शन है, ठीक है। तो करंट को देखिएगा, करंट 10 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स है। जो करंट है, चूंकि करंट में कैसे स्थिति बनेगी, करंट में, करंट का जो होगा, ठीक है, करंट का ये मान के चलिएगा कि 5 माह का करंट आपको तैयार करना है। और 5 माह के करंट में क्या क्या आपको मुख्य रूप से करंट पर करेंगे फोकस, वो आपको जानना है। करंट में मुख्य रूप से जो राजनीतिक है, जो राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति भारत की भी जानना है और विश्व की भी जानना है। अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं होंगी वो भी आपको इसमें जानना है। खेल से संबंधित होंगे, पुरस्कार से संबंधित करंट होगा, या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। और जो विज्ञान से संबंधित जो नवीन तकनीकी है उससे संबंधित प्रश्न आपको जानना है। और विभिन्न प्रकार की जो समितियां बनती हैं, समितियों से क्वेश्चन, तो इन पर आपको मुख्य रूप से फोकस करना है। राजनीतिक, ठीक है, किस देश में चुनाव हुआ है, कहाँ का कौन सा राष्ट्रपति नया चुना गया है, भारत में मुख्य रूप से किस राज्य का कौन सा राज्यपाल बनाए गए हैं, ये सब राजनीतिक से, चुनाव से संबंधित, ठीक है। या अन्य देशों में जो गतिविधियां होती हैं राजनीतिक, किसी देश में तख्ता पलट हो गया, किसी में सैन्य शासन हो गया, तो राजनीतिक गतिविधियों से आपको फोकस आपको करना है राजनीतिक पर। खेल से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, ठीक है, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, या अन्य जो भी खेल होंगे इनसे संबंधित होंगे। पुरस्कारों से जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, भारत के पुरस्कार हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार हुआ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ, खेलों से संबंधित विभिन्न प्रकार के पुरस्कार होते हैं, ठीक है, फिल्मों से संबंधित, यानी कि जितना भी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार हुआ, तो ये पुरस्कारों से संबंधित यहाँ पर होंगे। प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, ठीक है, कहीं पर भूकंप आ गया, प्राकृतिक आपदाएं, कहीं पर भूकंप आया, कहीं पर ज्वालामुखी, कहीं पर महामारी, या किसी बैक्टीरिया वायरस का प्रकोप, ठीक है, तो वो किससे संबंधित होंगे, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित होंगे। नवीन खोजों से संबंधित, विज्ञान में जो नवीन खोज हो रही हैं वो खोज एनवायरनमेंट से भी जुड़ सकती है। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जो विज्ञान प्रौद्योगिकी उससे संबंधित, तो उस पर आपको फोकस करना है। ये जो समितियां हैं ये विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हो सकती हैं, कृषि से संबंधित भी हो सकती है समितियां, ठीक है, अर्थव्यवस्था से संबंधित समिति हो सकती है, या जो अन्य क्षेत्रों से संबंधित जो नवीन समितियां बनाई जाएंगी इन पर आपको फोकस करना है। और फोकस करने के लिए आप एक छोटी सी डायरी बनाइएगा, स्वयं के नोट से तैयार करिएगा, ठीक है, वो बहुत अच्छा रहेगा। शाम को न्यूज़ सुनिएगा, सुबह अखबार में पढ़िएगा, कुछ समय बाद आप पत्रिका खरीद लीजिएगा, तो 2-3 बार आपके दिमाग से होकर के ये घटनाएं गुजरेंगी, तो निश्चित है कि आपको वो एग्जाम तक आपको याद बनी रहेंगी। तो करंट में आपको ऐसे रणनीति आपको बनानी है। दूसरा क्या है, जनरल एक अवेयरनेस है, ठीक है, सामान्य जागरूकता वाला है ये। सामान्य जागरूकता में तो आप ऐसा करिएगा कि जो लूसेंट होती है, ठीक है, लूसेंट को ये आधार बना लीजिएगा, ठीक है। और सामान्य जागरूकता का मतलब क्या है, ठीक है, विश्व में भी जानना है और भारत में भी जानना है। भारत के जो प्रमुख संस्थान हैं, ठीक है, राजनीतिक संस्थान भी होंगे, सामाजिक संस्थान भी होंगे, विज्ञान से संबंधित जुड़े संस्थान भी होंगे, या अन्य न्यायालयों से, मतलब जो भारत के प्रमुख संस्थान हैं उनके बारे में और उनके मुख्यालय। और इसके अलावा जैसे विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, महिलाएं प्रथम, खेल में प्रथम, या साहित्य में प्रथम, पुरस्कार में प्रथम, ये जो एक सीरीज होती है वो सामान्य जागरूकता के अंतर्गत आती है, ठीक है, तो वो आपको जानना है। 10 नंबर ये हिंदी गद्यांश 2 आएंगे, ठीक है। हिंदी गद्यांश ये बिल्कुल सरल होते हैं,
और सरल मतलब ये कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे 10 से 20 गद्यांशों की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपका एक रिदम बन जाएगा कि फिर आपके गद्यांश में से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और गद्यांश को, चूंकि गद्यांश को सॉल्व करने की रणनीति होती है, ठीक है, कैसे कैसे आप उसको सॉल्व करें, कभी समय मिलेगा तो आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। और गद्यांश, जो गद्यांश लिखा होगा उसी के नीचे उसके प्रश्न लिखे होंगे, उसी में से गद्यांश में से ही आंसर को ढूंढना है, अलग से आप अपना व्यू नहीं लगाना सकते हैं। जनरल अवेयरनेस अपने आप से तैयार कर सकते हैं। हिंदी गद्यांश एक बार समझ लीजिएगा तो ये भी तैयार हो जाएंगे। ग्राफ और ये तालिकाई मेथड से जुड़ जाएगी। ये वाले जो दोनों पार्ट हैं ये आगे फर्स्ट वाले पार्ट से जुड़े होंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में अभी आगे आएगा, वहाँ पर 5 नंबर की मैथ्स है और 5 नंबर की रीजनिंग है और 5 नंबर की हिंदी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंदी वाला जो पोर्शन है 5 नंबर यहाँ है, तो हिंदी वाला पोर्शन कितने का हो गया, 10 यहाँ है और 5 वहाँ है, 5 वहाँ मैथ है और 10 यहाँ है, तो कितने का हो गया है, 15 का हो गया है। 5 रीजनिंग आगे वाले पोर्शन में है और 10 की यहाँ है, तो ये कितने का हो गया है, 15 का हो गया है। तो मतलब फोकस किन सब्जेक्ट पर करना है, हिंदी पर, मैथ पर और रीजनिंग, करंट और जनरल अवेयरनेस, इन 5 पर आपको फोकस करना है, ठीक है। ये मार्क्स दे दीजिएगा 15, 30, 45 और 20 का ये हो रहा है, ठीक है। मतलब 65 नंबर का तो आपका यही 5 भागों से जुड़ जाएगा, ठीक है। और जो यूपी ट्रिपल एससी है, जो आयोग है यूपी ट्रिपल एससी, जो यूपी ट्रिपल एससी जो सामूहिक का एग्जाम कराता है, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। तो ये जो यूपी ट्रिपल एससी है या यूपी पीसीएस हो, उसमें 70 प्लस रखिएगा एवरेज, तो 70 प्लस में आराम से हो ही जाता है, 70 प्लस में आराम से सिलेक्शन हो जाता है, या 70 प्लस मार्क्स आप ले आएंगे तो आप पैट क्वालिफाई हो जाएंगे, निश्चित है। उचित रणनीति बनाइएगा, इन पर फोकस करिएगा। आगे वाले जो 10 भाग हैं, ये प्रारंभ के 10 भाग हैं, 5 भाग अंतिम जो 10 भाग हैं। तो चलिए जो पहले जो प्रारंभ के जो 10 भाग दिए गए हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो चलिए देखिएगा, जो 10 भाग हैं, 10 भाग आपके 10 सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं और इन 10 भागों में क्या क्या दिया गया है। परंपरागत आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, परंपरागत आपके सब्जेक्ट हैं, पहले से आपने पढ़ते आ रहे हैं वही है, चूंकि स्टैंडर्ड एनसीईआरटी 12 का रखा गया है, ठीक है। तो 12 तक का स्तर उन्होंने रखा है। तो पहला भाग जो है वो, पहला भाग देखिएगा वो इंडियन हिस्ट्री है, क्या है, इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट रखा गया है। अब इंडियन हिस्ट्री, अब जो भी पार्ट आएंगे, जो 10 भाग हैं वो कितने मार्क्स से होंगे, सब भाग 5-5 मार्क्स से हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री को चूँकि यहाँ पर भी 2 भागों में इन्होंने बांटा है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में जो पहला वाला भाग है, पहले वाले भाग को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, यानी कि प्राचीन इतिहास जानना है, प्राचीन इतिहास जानना है और मध्यकालीन इतिहास जानना है। तो प्राचीन और मध्य को कहाँ रखा है उन्होंने, इंडियन हिस्ट्री में रखा है। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत उन्होंने वैदिक, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो देखिएगा हम मुख्य फोकस कर रहे हैं, बाकी सिलेबस आप इंटरनेट से निकाल ही लीजिएगा, कहाँ आपको फोकस करना है वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला फोकस करिएगा किस पर, वैदिक सभ्यता पर। उसके बाद 2 धर्म हैं, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इस पर फोकस आप करना है। और जहां प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना होगी वो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता से निश्चित है कि प्रश्न बनने की संभावना होगी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से तो निश्चित ही है कि प्रश्न बनते ही हैं, हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म को अच्छी तरह से, ठीक है, कंप्लीट करिएगा, स्वयं के नोट्स बनाइएगा। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बाद जो इम्पोर्टेंट उन्होंने दिया है वो मौर्य, ठीक है, मौर्य काल दिया है। और मौर्य काल में मुख्य रूप से जिनको इंडिकेशन किया गया है वो कौन है, अशोक, ठीक है।
तो अशोक को आपको अच्छी तरह से पढ़िएगा। और मौर्य काल में, और इसके नीचे दिया गया होगा गुप्त काल दिया गया है, ठीक है, गुप्त काल। तो मौर्य और गुप्त काल, इन पर फोकस करना है, ठीक है। जो मौर्य काल है, जो गुप्त काल है, गुप्त काल में जो मुख्य रूप से दिए गए हैं वो समुद्रगुप्त दिए गए हैं और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वो द्वितीय दिए गए, इन दो पर फोकस करना है। और अशोक को पढ़ना है, समुद्रगुप्त को पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ना है, द्वितीय को पढ़ना है। और फोकस करिएगा किस पर? प्रशासन पर। मौर्यकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन, आज भी मौर्यकाल प्रशासन वर्तमान में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो प्रशासन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इन तीनों शासकों को पढ़ने के साथ साथ में किस पर फोकस करना है, ठीक है, गुप्त काल। और गुप्त काल के बाद एक विशेष नाम दिया गया, हर्षवर्धन का नाम दिया गया है। हर्षवर्धन के बाद राजपूत काल दिया गया है, लेकिन राजपूत काल से प्रश्न बनने की संभावना कम रहती है। राजपूत काल के बाद दिया गया है सल्तनत, ठीक है, सल्तनत, ठीक है, काल दिया गया है, सल्तनत काल दिया गया है। और इस सल्तनत काल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्यकालीन भारत ही है पूरा। तो मध्यकालीन सल्तनत काल में यानी कि दिल्ली सल्तनत काल, यानी कि मोहम्मद गजनबी से लेकर के मोहम्मद गौरी, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश होगा, तुगलक वंश होगा, लोदी वंश होगा, ये जो विभिन्न प्रकार के वंश, और इन वंशों में, वंशों का क्रम तो ठीक है, इनका जो मुख्य रूप से है स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य कला पर फोकस करिएगा। मध्यकालीन भारत में या सल्तनत काल में जो स्थापत्यकालीन जो कला है उस पर मुख्य रूप से फोकस करना है, ठीक है, सल्तनत काल में। इसके बाद आइएगा तो इसी में एक जो टॉपिक विशेष रूप से दिया गया होगा, मुगल काल दिया गया होगा, मुगल काल भी इसमें दिया गया है। फिर ब्रिटिश, जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश काल भी दिया गया होगा, ठीक है। तो ये ब्रिटिश काल का आगमन, ठीक है, और ब्रिटिश काल के आगमन तक ब्रिटिश काल का प्रभाव या ब्रिटिश के आगमन से भारत में राजनीतिक और सामाजिक क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक और राजनीतिक या आर्थिक परिवर्तन पर मुख्य रूप से फोकस करिएगा। तो इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन और मध्यकालीन को भाग 1 में रखा गया है, इन पर विशेष रूप से आप फोकस करिएगा। बाकी सिलेबस आप उसमें से निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है, यानी कि भाग जो 10 है उसमें से पहला भाग इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। जो दूसरा भाग दिया गया है, दूसरे भाग में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है। दूसरे भाग में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, जो दूसरा भाग है वो क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है। और राष्ट्रीय आंदोलन में एक तो मुख्य रूप से गांधी जी, उन्होंने क्या क्या कार्य किए भारत में, गांधी जी द्वारा चलाए गए, क्योंकि 1915 में से 1915 से लेकर के भारत में गांधी जी का युग शुरू होता है, ठीक है, और स्वतंत्रता का उनका युग चलता रहता है। तो उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए गए और साथ साथ में उनके द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई, उन पर ध्यान केंद्रित, ठीक है। और आंदोलन जो चलाए गए, असहयोग आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन और भी बहुत सारे आंदोलन इनके द्वारा चलाए गए। तो फोकस करना है किस पर? गांधी जी पर फोकस करना है। गांधी जी के बाद इसमें क्रांतिकारी, ठीक है, भारत में तो बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं, मुख्य क्रांतिकारियों पर फोकस आपको करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, चूँकि सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज, इसको मुख्य रूप से सिलेबस में शामिल किया गया है। आज़ाद हिंद फौज कहाँ कहाँ इसकी स्थापना हुई, कौन कौन अध्यक्ष बनाए गए, कौन कौन सदस्य थे, कितनी इनकी सेनाएं थी, ठीक है, वो सब आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक है। तो उसका आपको पूरा विधिवत तरीके से इसको कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, जो प्रारंभिक
जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो यहाँ पर जोड़ा गया है ब्रिटिश काल में, ठीक है। और भारत आजाद हिंद फौज की स्थापना के बाद जो संवैधानिक विकास है, संवैधानिक विकास को यहाँ पर जोड़ा गया है। जबकि आगे वाला जो टॉपिक है उसमें संविधान और लोक प्रशासन एक भाग अलग ही है, लेकिन संवैधानिक विकास को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में उन्होंने जोड़ दिया है। तो गांधी जी या कुछ जो अन्य क्रांतिकारी हैं, प्रमुख जो नेता हैं, उग्रवादी हैं, उदारवादी हैं, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज, संवैधानिक विकास, इसको जोड़ा गया है क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ा गया है। ये भारतीय इतिहास का पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, 5-5 नंबर के दोनों भाग है। फोकस आपको जो सिलेबस में दिया गया है उसी पर आप फोकस करिएगा, वही टॉपिक आप निकालिएगा, उन्हीं को विधिवत तरीके से पढ़िएगा। अन्य टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो 2 भाग हो गए हैं, पहला एक भाग हो गया है और दूसरा भाग हो गया है। जो तीसरा भाग है, ठीक है, तीसरा भाग में भूगोल दिया गया है। भूगोल का तो चूंकि विस्तार बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिन पर आपको फोकस करना है वो देखिएगा, कौन कौन से हम भूगोल में कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करें मुख्य रूप से। तो चूंकि टॉपिक तो दिए गए हैं, जो अगला जो सब्जेक्ट होगा, जो तीसरा जो भाग है वो भूगोल है। और भूगोल में लिखा तो गया है बहुत कम, ठीक है, लेकिन विस्तार बहुत ज़्यादा है। लिखा कम है, ठीक है, उन्होंने ठीक जो भारत और विश्व का, भारत और विश्व का, भारत और विश्व का। अब भारत और विश्व का करना क्या है, भौतिक भूगोल तैयार करना है और राजनीतिक भूगोल तैयार करना है। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल का मतलब ये होगा कि जो वर्तमान में 7 जो महाद्वीप है उनका पूरा वर्णन, नदियाँ, झीलें, पर्वत, पठार, मैदान, खनिज संसाधन, ये सब पूरा आपको तैयार करना है। और साथ साथ में देश की राजधानी वगैरह ये राजनीतिक के अंतर्गत आ जाएगा। तो भारत और विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। इसके अलावा इसी में जो दिया गया है मुख्य रूप से टॉपिक है ये जलवायु वाला टॉपिक है। और जलवायु वाला टॉपिक किससे जुड़ जाएगा, पर्यावरण से जुड़ जाएगा। भारत का मानसून यानी कि जलवायु वाला टॉपिक हुआ, ताप हुआ, दाब हुआ, पवने हुआ, वर्षा हुआ, तो जलवायु वाला टॉपिक यानी कि एनवायरनमेंट से जुड़ जाएगा। और लास्ट में दिया गया है जनसंख्या से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना इससे। तो चूंकि भारत और विश्व का भूगोल करके और भारत के भूगोल पर ज़्यादा ध्यान देना है, विश्व के भूगोल पर इतना ध्यान नहीं देना है। भारत का भौतिक भूगोल, भारत का राजनीतिक भूगोल, भारत की जलवायु, वर्षा वगैरह कैसी होती है, मानसूनी वर्षा, जनसंख्या पर मुख्य रूप से फोकस, ठीक है। जनसंख्या का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये तीसरा टॉपिक हो गया है। और जो सिलेबस में जो फर्स्ट भाग का है उसमें जो चौथा टॉपिक दिया गया है वो अर्थव्यवस्था का है, अर्थव्यवस्था का है। अब चूंकि अर्थव्यवस्था का भी विस्तार बहुत है, लेकिन टॉपिक दिए गए हैं, जो टॉपिक में लिखा गया है, ठीक है, 1947 से लेकर के 1951 91 तक, ठीक है, 91 तक का आपको पूरा विश्लेषण जानना है। और जो दूसरा है जो उन्होंने दिया है कि 1991 से लेकर के 1991 से लेकर के वर्तमान तक का आपको अर्थव्यवस्था जाननी है। इसके अलावा जो वर्तमान तक की जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में जानना है। उसके बाद अब इसमें क्योंकि जो वर्तमान दिया गया है इसमें अर्थशास्त्र का करंट इससे जुड़ जाएगा, बजट वगैरह, समितियां वगैरह वो इसी से जुड़ जाएंगी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो वर्तमान से जुड़ जाएगा। यानी कि जो एलपीजी हुआ था उसके बाद एलपीजी यानी कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये प्रक्रिया 1991 के बाद हुई थी। 91 के बाद वाला ये क्षेत्र आपको जानना है। और इसके अलावा जो योजनाएं हैं पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इन पंचवर्षीय योजनाओं पर फोकस करना है। इसी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से जो योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब तो
पंचवर्षीय योजनाओं से। उसके बाद जो जो अगला टॉपिक जो दिया गया है, जो मुख्य रूप से आपको तैयार करना है, वो विभिन्न प्रकार के टॉपिक हैं। जैसे क्रांतियां हैं, ये क्रांतियां हैं। क्रांति में मुख्य रूप से जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति पर फोकस करिएगा। हरित क्रांति 1 और हरित क्रांति 2, और उसके बाद ऑपरेशन जो फ्लड चलाया गया था, जो दुग्ध उद्योग से संबंधित है, वो आपको जानना है। इसके अलावा कुछ क्रांतियों को विशेष नाम दिए गए हैं, नीली, पीली, लाल, हरी। ठीक है, ये सब क्रांतियां हैं, किससे संबंधित है उस पर फोकस करिएगा। और उसके बाद जो सुधार हैं, ठीक है, अब सुधार वाला टॉपिक चूंकि बड़ा है, कृषि से संबंधित सुधार हुए। वर्तमान में अभी जो 3 कानून लाए गए हैं, उनसे क्या लाभ है, क्या क्या है वो, उनको विधिवत तरीके से आप जान लीजिएगा। ठीक है, ढांचागत सुधार है, ठीक है, ढांचागत सुधार हुआ। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। ये जो अन्य सुधार है वो किसमें सुधार के अंतर्गत आएंगे। तो जो अर्थव्यवस्था का 1947 से 1991 तक इतना फोकस मत कीजिएगा। 1991 के बाद वर्तमान इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, और जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं, इन पंचवर्षीय योजनाओं में प्रारंभ की कुछ योजनाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। प्रारंभ की 3 योजनाएं जो 1991 से शुरू हुई थी, 51 से, वो प्रारंभ की 3 योजनाएं ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो 3 पर ज़्यादा फोकस करिएगा। हरित क्रांति 1, 2, फ्लड ऑपरेशन और विभिन्न प्रकार की क्रांतियां हैं, उनके बारे में। कृषि सुधार से संबंधित जो कानून वगैरह बनाए गए हैं या उससे संबंधित समितियां बनाई गई हैं, तो समितियां करंट को जोड़िएगा। ठीक है, और जो वर्तमान में कृषि के क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन पर ज़्यादा फोकस। ठीक है, जो वर्तमान में चल रहा है उन पर ज़्यादा फोकस, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो अर्थव्यवस्था वाला जो 4th पोर्शन है उसके बारे में आपको जानकारी दी है। इसके बाद जो अगला पोर्शन है संविधान है। ठीक है, अगला जो पोर्शन है वो संविधान का है, और साथ में जुड़ा है लोक प्रशासन। क्या जुड़ा है? लोक प्रशासन जोड़ा गया है। तो जो अगला टॉपिक है, ठीक है, 4 भाग हो गए हैं, 5-5 नंबर के हैं सभी। अगला जो 5वां भाग है, 5वां भाग है संविधान, ठीक है, प्लस लोक प्रशासन। लोक प्रशासन वाला टॉपिक यहाँ जुड़ा है, 5 नंबर का होगा। चूंकि संवैधानिक विकास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में शुरू, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में जोड़ दिया गया था संविधान और लोक प्रशासन। संविधान और लोक प्रशासन में, ठीक है, चूंकि संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है, ये तो आपको जानना ही है। ठीक है, भारत का संविधान किस प्रकार का है, परिसंघीय विशेषताएं क्या हैं, ढांचागत विशेषताएं क्या हैं, सामान्य विशेषताएं क्या हैं, तो वो आ जाएगा किसमें, भारत जो संविधान की विशेषताएं। उसके अलावा जो मुख्य रूप से दिया गया है, क्योंकि भाग मूल संविधान में 22 भाग हैं, उनमें से वर्तमान में 26 हैं, उनमें से जो भाग 3 है, भाग 4 है, भाग 4 का है, भाग 5 है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाग 3 का मतलब भारत नागरिकों के मूल अधिकार। ठीक है, भाग 4 हुआ नीति निर्देशक तत्व हुए, डीपीएसपी हुआ। भाग 4 का हुआ मूल कर्तव्य हुए। तो ये वाला टॉपिक आपको विधिवत तरीके से तैयार करना है। 5वां टॉपिक है, जो 5वां भाग है वो संघ की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, विभिन्न प्रकार के जो संवैधानिक पद हैं, कैग हुआ, महालेखा नियंत्रक परीक्षक हुआ, ये सब संविधान के अंतर्गत। तो जो टॉपिक दिए हैं वही विधिवत तरीके से तैयार करो, अन्य पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर दिया गया है न्यायालय, तो आपको नीचे से लेकर के हाई कोर्ट या नीचे जो जिला सत्र न्यायालय होते हैं, उसके ऊपर म्युनिसिपल कमिश्नरी होती है, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में आपको जानना है। और उसके बाद दिया गया है जो मुख्य रूप से जिला प्रशासन और यही लोक प्रशासन, जो संविधान प्लस लोक प्रशासन दिया गया है वो किसमें जुड़ जाएगा, जिला प्रशासन में जुड़ जाएगा। तो जिले का जो डीएम होता है, इसके क्या क्या अधिकार हैं वो चीज़ें आपको पूरी जानना है।
तो जिला प्रशासन, और लास्ट में दिया गया है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय और स्थानीय निकाय से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। निश्चित है कि हर एग्जाम में या जो पीईटी होगा, निश्चित है कि वहाँ यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल जाएगी, तो निश्चित संभावना रहती है स्थानीय निकायों से। स्थानीय निकाय का मतलब हुआ जो 73वां संविधान संशोधन है और 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है। जो ग्राम पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं हैं, इन पर फोकस आपको करना है, ठीक है। तो चूंकि जो ग्राम पंचायतों का जो विकास है कैसे कैसे होगा, ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या दिया गया, इसी के साथ में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो उन सबको आपको मिश्रित करके पढ़ना है। स्थानीय निकाय विधिवत तरीके से तैयार करिएगा। तो संविधान और लोक प्रशासन में ये भाग जोड़े गए हैं और इन भागों पर किस किस पर आपको फोकस ज्यादा करना है वो आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। कितने भाग हो गए हैं? 5 भाग हो गए, ठीक है। उसके बाद आइएगा जो 6वां भाग है, जो 6वां भाग दिया गया है वो विज्ञान का दिया गया है। और विज्ञान में चूंकि 3 पोर्शन ही वहाँ पर दिए गए हैं, उन्होंने फिजिक्स दे दिया है, केमिस्ट्री दे दिया है और बायो दे दिया है। इन विज्ञान में चूंकि परंपरागत है, ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हों उनको छांट लीजिएगा, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुख्य टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे तरंगों वाला टॉपिक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो करंट विद्युत यानी कि विद्युत वाला जो टॉपिक है उसको छांट लीजिएगा, और प्रकाश वाला टॉपिक है इसको। 3 टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, इन्हीं से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तरंगें, विद्युत और प्रकाश, ये विधिवत तरीके से तैयार। और इनका उपयोग वर्तमान में क्या इनका उपयोग है? केमिस्ट्री में भी ऐसे कुछ टॉपिक हैं जैसे अम्ल हुआ, क्षार हुआ, ठीक है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिक हो गए, और इन रासायनिक यौगिकों का उपयोग हमारे जीवन में कौन सा यौगिक का क्या एप्लीकेशन है, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। बायो में तो मुख्य रूप से आप जाइएगा किस पर? ह्यूमन बॉडी पर जाइएगा, ह्यूमन बॉडी पर, यानी कि ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी के अलावा जो माइक्रो साइंस होती है, ठीक है, यह जो मुख्य रूप से जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, फंजाई हुआ, एल्गी हुआ, इन पर फोकस करना है, ठीक है। माइक्रो जो बायोलॉजी होती है उस पर आप फोकस करिएगा। तो ह्यूमन बॉडी ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना बायो से, ह्यूमन बॉडी। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनसे होने वाली हानियाँ या इनसे होने वाले लाभ क्या क्या हैं, ठीक है, तो इन पर फोकस करिएगा। 6 भाग हो गए हैं, ठीक है। जो 7वां भाग है, ठीक है, अब आगे आइएगा। तो 7वां जो भाग दिया गया है, चूँकि 7वें भाग में हिंदी दिया गया है, हिंदी में मुख्य रूप से क्या जानना है? व्याकरण वाला जो पोर्शन है व्याकरण जानना है। और इसी में हिंदी के अलावा फिर आगे दिया गया है इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश वाला पोर्शन कम ही है, एक गद्यांश आएगा और व्याकरण आएगी। संभावना ये है कि 3 क्वेश्चन व्याकरण के आएंगे। अब कहाँ से आएंगे ये कोई निश्चित नहीं होगा, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो उस वहाँ से 3 प्रश्न बनने की संभावना होगी, क्योंकि 2 प्रश्न तो निश्चित हैं कि कॉन्फ्रेंस कोर्स के लिए जो है गद्यांश के लिए दिया गया होगा। तो ये तो पोर्शन कम ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा कितने पार्ट हो गए हैं? 6, 7, 8 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये 8 पार्ट आपके यहाँ पर हो गए हैं। इसके अलावा जो 9वां पार्ट है वो मैथ और रीजनिंग से जुड़े हुए पार्ट होंगे। किससे जुड़े हैं? मैथ और रीजनिंग से जुड़े हुए हैं, सिलेबस में लिखा गया है, ठीक है। तो जो 9वां पार्ट है वो गणित का होगा, बेसिक है। 10वां पार्ट होगा वो तर्क शक्ति का है, ये भी बेसिक है, सिलेबस में उसमें लिखा गया है। गणित में जो टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, उसी को विधिवत तरीके से तैयार करना। तर्क शक्ति या रीजनिंग में जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं को केवल तैयार करना, अलग से आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो आयोग ने जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस दिया है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है।
आपको एक रणनीति के साथ तैयारी करनी है, एक रणनीति बनाइएगा और टॉपिक बाय टॉपिक आप तैयार करिएगा। रणनीति में ये आपका होना चाहिए कि जो यूपी ने अभी तक जो एग्जाम लिए हैं, ठीक है, जितने भी यूपी ने अभी तक जितने एग्जाम होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सिलेबस पूरा 2-3 बार पढ़ने के बाद और उसके बाद सबसे पहले आप जो अब तक के जो प्रश्न पत्र हो चुके हैं, ठीक है, अब तक जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके प्रश्न पत्रों को आप निकालिएगा और देखिएगा किस किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। कम से कम इन प्रश्न पत्रों को कम से कम आप 4 बार लगा लीजिएगा, ठीक है। तो एक आइडिया बन जाएगा कि प्रश्न पत्र कैसे आते हैं। ये तो तय है कि जो 100 प्रश्न आना है वो मल्टीपल चॉइस ही आने हैं, लेकिन ये आप इन प्रश्न पत्रों को हल कर लीजिएगा। पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्रों को एक बार नहीं 4 बार। तो आप एक रणनीति बना लीजिएगा कि सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे और उसके बाद ये इन प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को केवल बेस बनाइएगा, ठीक है। जो सिलेबस है, जो प्रश्न आए हैं उनको कोरिलेट करके आपस में अपनी तैयारी करिएगा। तो एक रणनीति बनाइएगा तो निश्चित है पैट और यदि आयोग जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस और दे देता तो बहुत ही अच्छा रहता कि जो प्रारंभ वाले जो टॉपिक हैं, जो मेंस में टॉपिक होने हैं, उन दोनों को मिला करके यदि आप पढ़ते तो इसका मतलब होता है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते, इस पैट वाले की तैयारी ना करते। तो चूंकि सिलेबस यदि आ जाए मेंस का तो दोनों को आपस में कोरिलेट कर लीजिएगा और तैयारी पैट की नहीं, तैयारी करना मुख्य परीक्षा की, क्योंकि उसी के मार्क्स आगे जुड़ेंगे। और इसमें दिया भी गया है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर विशेष रोल नहीं होगा, ठीक है। किसी दिन एक अलग से वीडियो आपको डाला जाएगा कि जो तुक्का लगाने की जो रणनीति है, ठीक है। नेगेटिव मार्क में आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, लेकिन प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसकी एक रणनीति होगी कि छोड़ें या ना छोड़ें। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको बना दिया जाएगा कि माइनस मार्किंग में हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व करें, उसकी एक रणनीति होगी, ठीक है। तो इस नेगेटिव मार्किंग से आप डरिएगा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है, तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके और प्रयास ये करिएगा कि 9 से 12 तक की जो NCERT की जो पुस्तकें हैं इनको प्रेफर करिएगा और इन NCERT की 9 से 12 तक की, ठीक है, 9 से 12 तक की भूगोल की आपको मिल जाए, हिस्ट्री की मिल जाए, ज्योग्राफी की मिल जाए, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आपको मिल जाए। तो जो कुछ परंपरागत सब्जेक्ट हैं उनकी NCERT 9 से 12 तक की आप खरीद लीजिएगा, स्वयं पढ़िएगा, स्वयं के नोट्स बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो ये जो UPSC ने सिलेबस दिया है, परीक्षा को 2 चरणों में बांट दिया है, ठीक है। पहले पैट होगा, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद दूसरी मुख्य परीक्षा होगी। तो मुख्य परीक्षा को ही आपको बेस बनाना है, पैट को बेस नहीं बनाना है। मुख्य परीक्षा का सिलेबस आ जाए तो इसका सिलेबस उसका सिलेबस लगभग ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 80% सिलेबस पैट का ही उसमें रहेगा। कुछ परिवर्तन करने की संभावना बन सकती है आगे कि आगे निबंध या एप्लीकेशन लिखना, निबंध लिखना, ठीक है, पत्र वगैरह लिखना, ये उसमें आगे जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दे दी है। एक आप रणनीति बनाइएगा। संभावना ये है कि मई या लगभग मई या जून में हो सकता है कि चूँकि जो 50,000 की लगभग विज्ञप्ति आने वाली है, 50,000 की लगभग, 50,000 से ऊपर ही ऊपर विज्ञप्ति, 50 और 60,000 के बीच में विज्ञप्ति आने वाली है। इसमें लेखपाल, कानूनगो, वीडियो, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पद दिए गए हैं। तो अभी आपके पास समय है, रणनीति बनाइएगा, सिलेबस को विधिवत तरीके से तैयार करिएगा, एक रणनीति बनाइएगा और रणनीति के साथ एग्जाम दीजिएगा। पैट कोई बड़ी बात नहीं, इसके आगे वाला जो होगा उस पर आपको ज़्यादा फोकस
करना है। ठीक है, तो चूँकि मांग थी कि सिलेबस के बारे में सर जानकारी दे दीजिएगा, तो हमने कहा चलो आज सिलेबस के बारे में जानकारी दे देते हैं, उसी के साथ में आपको रणनीति भी बता दी गई है। ठीक है, तो एक जिज्ञासा के साथ, उत्साह के साथ, ठीक है, इस क्षेत्र में कूद जाइएगा तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।